गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य, व्यवसाय प्रशासन विभाग, राजकीय महाविद्यालय बयाना, बीकॉम सेकेंड ईयर के समस्त छात्र एवं छात्राओं, आज मैं आपको व्यवसाय प्रशासन विषय का पेपर सेकंड प्रबंध का टॉपिक प्रबंध विचारधारा का इतिहास का सेकंड फेज, जिसमें व्यावहारिक विज्ञान विचारधारा का युग जो कि 1930 से लेकर के वर्तमान तक चल रहा है के बारे में ई कंटेंट के माध्यम से अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले ई कंटेंट में हमने प्रबंध विचारधारा का इतिहास फर्स्ट में वैज्ञानिक प्रबंध के विकास का युग का अध्ययन किया था। आज हम इसी क्रम में व्यावहारिक विज्ञान विचारधारा का युग जो 1930 से वर्तमान तक है का अध्ययन कर रहे हैं। सर्वप्रथम हम ये देखते हैं, उसमें हमने वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा में हमने इससे पहले हमने वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा का बारे में अध्ययन किया था, जिसमें वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा का बारे में विभिन्न तरह के आयामों का अध्ययन किया। इस विचारधारा का जब प्रचार प्रसार हो रहा था, तभी दूसरी ओर इसकी आलोचनाएं भी हो रही थी। तत्कालीन मनोवैज्ञानिकों ने यह तर्क दिया कि मानवीय पहलू पर ध्यान दिए बिना अधिक उत्पादन एवं उत्पादकता के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों ने यह आरोप लगाया था कि उत्पादकता तथा कार्य कुशलता की यह विचारधारा अपूर्ण है, अर्थात वैज्ञानिक विचारधारा अपूर्ण है। इसलिए मानवीय पहलू का अध्ययन करने के लिए व्यावहारिक विज्ञान विचारधारा का विकास हुआ। इस विचारधारा का क्रमिक विकास हुआ, जो कि निम्न 3 चरणों में इस विचारधारा का विकास समझाया जा रहा है। पहला चरण है औद्योगिक मनोविज्ञान का जन्म। इसके अंतर्गत उद्योगों में उत्पादकता एवं दक्षता में अभिवृद्धि करने के लिए मनोविज्ञान के उपयोग का सुझाव सर्वप्रथम हुगो मुंस्टरबर्ग जो वैज्ञानिक हैं ने दिया था। इसलिए उन्हें भी औद्योगिक मनोविज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक साइकोलॉजी ऑफ इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी जो कि 1912 में लिखी थी, उसमें लिखा था कि मनोविज्ञान के उपयोग से उद्योग के लिए यथासंभव सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों का चुनाव किया जा सकेगा, सर्वश्रेष्ठ तरीकों से कार्यों का निर्धारण किया जा सकेगा तथा सर्वश्रेष्ठ प्रभाव उत्पन्न हो सकेंगे। अतः उनका विश्वास था कि मनोविज्ञान के उपयोग से श्रमिकों के कार्य के समय में कमी होगी, मजदूरी में वृद्धि होगी और उनका मजदूरों का जीवन स्तर में सुधार होगा। ये औद्योगिक मनोविज्ञान के जन्म के क्रम में एक महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरा इसमें है व्यावहारिक विज्ञान विचारधारा के युग में दूसरा चरण है मानवीय संबंध विचारधारा का जन्म। प्रबंध को व्यावहारिक विज्ञान के रूप में विकसित करने में मानवीय संबंध विचारधारा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस विचारधारा के जन्मदाता के रूप में जॉर्ज ऑल्टन मेयो का नाम विश्वविख्यात है। इनके सहयोगियों में प्रोफेसर रोहित लिसजबर्गर का भी नाम उल्लेखनीय है। वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के विलियम जे डिक्सन का नाम विशेष आदर के साथ लिया जाता है। प्रोफेसर मायो तथा उनके सहयोगियों ने 1924 ईस्वी से 1932 ईस्वी की अवधि में मनोविज्ञान संबंधी कुछ प्रयोग और परीक्षण किए थे। ये परीक्षण वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के शिकागो स्थित हॉथॉर्न कारखाने के श्रमिकों पर किए गए थे।
प्रयोगों परीक्षणों का इस तरह से अध्ययन किया जा सकता है और उन प्रयोग परीक्षणों को हम हॉथॉर्न परीक्षणों के नाम से जानते हैं। इसमें इन हॉथॉर्न परीक्षणों क्या हैं? ये प्रयोग वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी इलिनोइस अमेरिका के हॉथॉर्न संयंत्र में किए गए थे, इसलिए ये प्रयोग इसी नाम से जाने जाते हैं। इन प्रयोगों में प्रमुख रूप से 4 प्रकार के अध्ययन किए गए थे। पहला अध्ययन है इसमें या प्रयोग है जांच कक्ष अध्ययन अर्थात टेस्ट रूम स्टडी। इस अध्ययन का उद्देश्य यह इंगित करना था कि कार्य दशाओं में परिवर्तन का कर्मचारियों की दक्षता पर कैसा प्रभाव पड़ता है। इस अध्ययन के अंतर्गत उन्होंने कुछ महिला कर्मचारियों में से 2 समूहों का चयन किया। इन 2 समूहों में से एक समूह के लिए प्रकाश व्यवस्था, तापमान, विश्राम अंतराल बिल्कुल एक समान रखा गया। दूसरे समूह को ऐसे स्थान पर कार्य पर लगाया गया जहाँ इन सब में समय समय पर परिवर्तन होता रहता था। इन अध्ययनों के परिणाम अत्यंत आश्चर्यजनक थे, क्योंकि उत्पादन केवल वहीं नहीं बढ़ा जहाँ पर ये परिस्थितियाँ स्थिर रहीं, बल्कि उस समूह का भी उत्पादन बढ़ा जहाँ पर ये परिस्थितियाँ परिवर्तनशील थीं। इन प्रयोगों से ये स्पष्ट हो गया कि प्रकाश, तापमान, विश्राम अंतराल आदि उत्पादकता को प्रभावित करने वाले तत्वों में से कोई महत्वपूर्ण तत्व नहीं है। अन्य चल तत्व ही उत्पादन क्षमता को अधिक प्रभावित करते हैं। दूसरा है इसमें प्रयोगों में प्रसारण या संयोजन कक्ष अध्ययन रिले असेंबली रूम स्टडी। ये हॉथॉर्न परीक्षण का दूसरा प्रयोग है। इस अध्ययन में 6 महिला कर्मचारियों का चयन टेलीफोन के प्रसारण यंत्र का संयोजन करने वाले विभाग से किया गया। अतः ये प्रयोग अध्ययन प्रसारण यंत्र संयोजन कक्ष के नाम से जाना जाता है। इस अध्ययन का मूल उद्देश्य थकान एवं आराम का उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव को ज्ञात करना तथा प्रथम अध्ययन के दोषों का पता लगाना था। इस अध्ययन में सर्वप्रथम चयन की गई 6 महिला कर्मचारियों को संयंत्र से दूर पृथक कमरे में टेलीफोन प्रसारण यंत्र के संयोजन का कार्य दिया गया। तत्पश्चात उनके उत्पादन तथा उसी किस्म को मापने के लिए उचित प्रबंध किया गया। साथ ही उस कमरे के तापमान तथा नमी आदि में होने वाले परिवर्तनों को भी ध्यान में रखा गया। इस प्रयोग के दौरान अनेक परिवर्तन लागू किए गए, जिनमें कार्य अनुसार मजदूरी, मध्यांतर तथा बिना मध्यांतर के कार्य और कार्य के कम घंटे आदि प्रमुख हैं। इन अधिकांश परिवर्तनों के कारण उत्पादन में वृद्धि हुई। तत्पश्चात पूर्व की दशाओं को पुनः लागू किया गया, जिसमें कार्य की लंबी अवधि, मध्यांतर के बिना कार्य आदि परिस्थितियाँ थीं। इन प्रयोगों के बाद मायो तथा उनके साथ इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कार्य क्षमता को बढ़ाने में भौतिक वातावरण की अपेक्षा प्रबंधकों का व्यवहार तथा कर्मचारियों का मनोबल अधिक महत्व रखता है। इन प्रयोगों के दौरान ये अनुभव किया गया कि उस उत्पादन अधिक हुआ जिस समय उन लड़कियों को स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने का अवसर दिया गया। प्रयोग करने वालों ने यह भी देखा कि अनौपचारिक संगठन तथा सामाजिक संबंध औपचारिक संगठन के समान ही महत्व रखते हैं और कभी कभी अनौपचारिक संबंधों का भौतिक वातावरण अधिक ऊंचे वेतन से ज़्यादा महत्व होता है। तीसरा अध्ययन था हॉथॉर्न परीक्षणों में साक्षात्कार अध्ययन। इस अध्ययन के अंतर्गत 21,000 से अधिक लोगों से साक्षात्कार किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य कर्मचारियों की कार्य के प्रति धारणाओं, प्रवृत्तियों एवं विचारों से को ज्ञात करना था। यह अध्ययन मूलतः मनोवैज्ञानिक प्रकृति का था
किसका था? मनोवैज्ञानिक प्रकृति। इसके द्वारा कर्मचारियों के उनके कार्य के प्रति दृष्टिकोण को समझने का प्रयास किया गया। इस अध्ययन के अंतर्गत प्रत्येक कर्मचारी से यह कहकर साक्षात्कार किया गया कि वो अपने कार्य दशाओं तथा अपने सुपरवाइजर के बारे में सब कुछ स्वतंत्रतापूर्वक कह सकता है। प्रोफेसर ब्राउन के अनुसार इस अध्ययन से निम्नलिखित बातें ज्ञात हो सकीं। किसी व्यक्ति को स्वतंत्रतापूर्वक बात करने तथा उसके दुखों को प्रकट करने का अवसर प्रदान कर उसके मनोबल को बढ़ाया जा सकता है। दूसरा है, शिकायतें सदैव वास्तविक तथ्यों का प्रतीक नहीं होती हैं। शिकायतें प्राय अंतः मन में छुपी व्यवस्थाओं का लक्षण होती हैं। कर्मचारियों की मांगें कारखानों के बाहर तथा अंदर दोनों जगह के अनुभव से प्रभावित होती हैं। और इसमें अगला चौथा अध्ययन का निष्कर्ष है, किसी कर्मचारी की संतुष्टि का कोई निरपेक्ष प्रमाण नहीं है, बल्कि इसका प्रमाण यह है कि वह किस सीमा तक संस्था में अपने सामाजिक अस्तित्व को समझता है तथा वह जो कुछ समझता है क्या उसे प्राप्त करने का अधिकारी है। अगला ऐसे प्रयोग किया गया था बैंक वायरिंग कक्ष अध्ययन अवलोकन। ये अध्ययन साक्षात्कार अध्ययन के निष्कर्षों को परखने के लिए किया गया। इस अध्ययन में 14 कुल पुरुष कर्मचारियों को बैंक वायरिंग कक्ष में लगाया गया। उनका ध्यानपूर्वक अवलोकन करके यह ज्ञात किया गया कि मानव व्यवहार पर अनौपचारिक समूहों एवं संबंधों पर क्या प्रभाव होता है। इसी प्रकार सामाजिक वातावरण का भी लोगों की प्रवृत्तियों पर प्रभाव होता है। इस प्रकार इस अध्ययन से यह परिणाम सामने आया कि कर्मचारी अनौपचारिक समूहों में रहना एवं काम करना पसंद करते हैं। वे सदैव मौद्रिक प्रतिफल से प्रेरित नहीं होते हैं, बल्कि सामूहिक विचारों, प्रवृत्तियों एवं मान्यताओं से अधिक प्रभावित होकर कार्य करने हेतु प्रेरित होते हैं। अब इनके हॉथॉर्न प्रयोगों और इन अध्ययनों के निष्कर्ष जो कि निम्नानुसार इस कंटेंट में समझाए गए। सबसे पहला निष्कर्ष है अनौपचारिक समूह। किसी भी व्यक्ति का व्यवहार अनौपचारिक सामाजिक समूह से प्रभावित होता है। अनौपचारिक समूह की मान्यताएं, उसके नियम, उसका नेतृत्व बहुत महत्वपूर्ण होता है। अतः प्रबंधकों को कर्मचारियों के अनौपचारिक स्वभाव का विकास करना चाहिए। दूसरा है उत्पादकता में सामाजिक तत्वों का महत्व। इन प्रयोगों से यह निष्कर्ष भी निकला है कि मनुष्य केवल आर्थिक प्राणी नहीं है, बल्कि सामाजिक प्राणी भी है। अतः कर्मचारी की उत्पादकता को सामाजिक तत्व एवं उसकी सामाजिक आवश्यकताएं प्रभावित करती हैं। तीसरा निष्कर्ष है निरीक्षकों का व्यवहार। कर्मचारियों की उत्पादकता पर निरीक्षकों के व्यवहार का महत्वपूर्ण ढंग से प्रभाव पड़ता है। निरीक्षकों का मित्रतापूर्ण एवं सहकारितापूर्ण व्यवहार कर्मचारियों की उत्पादकता को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। चौथा निष्कर्ष है सतत संपर्क या संप्रेरण की आवश्यकता। इन प्रयोगों से यह निष्कर्ष भी सामने आया कि कर्मचारियों से सतत संपर्क या संप्रेषण बनाए रखने से उनमें कार्य के प्रति रुचि बढ़ाई जा सकती है। अगला पांचवा निष्कर्ष है इनका रचनात्मक नेतृत्व। रचनात्मक नेतृत्व कर्मचारियों को संतुष्टि प्रदान करता है तथा उनकी निष्पादन क्षमता को बढ़ाने में योगदान देता है। छठवां निष्कर्ष है मानवीय एवं सामाजिक तत्वों पर नियंत्रण संभव नहीं। इन प्रयोगों से यह भी स्पष्ट हो गया है कि भौतिक तत्वों पर तो नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु मानवीय एवं सामाजिक तत्वों पर नियंत्रण संभव नहीं है। अगला सातवां निष्कर्ष है कर्मचारियों पर विशिष्ट ध्यान। एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह था कि जब कर्मचारियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है तो उत्पादन में वृद्धि होती है। इस निष्कर्ष को ही हॉथॉर्न प्रभाव के नाम से जाना जाता है। मायो ने निष्कर्ष तब निकाला
जबकि उन्होंने यह अनुभव किया कि उनके पर्यवेक्षक की उपस्थिति का कर्मचारियों की कार्य क्षमता पर सकारात्मक प्रभाव हो रहा है। अगला है इसका निष्कर्ष, शिकायतों के कारणों का अध्ययन। इन प्रयोगों से यह भी स्पष्ट हो गया कि शिकायत या बुरा व्यवहार केवल किसी स्थिति को ही प्रकट नहीं करता, बल्कि यह कर्मचारियों के अंतःकरण या मन पर लगी ठेस का परिणाम होता है। अतः प्रबंधकों को शिकायतों एवं बुरे व्यवहार के कारणों का अध्ययन करना चाहिए तथा उन कारणों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अगला इसमें लास्ट है मानवीय संबंध विचारधारा। इन प्रयोगों के परिणाम स्वरूप ही प्रबंध की नवीन विचारधारा मानवीय संबंध विचारधारा का जन्म हो गया। ये सेवी वर्गीय प्रबंधकों को नया चिंतन देने में सफल रही है। अब इसके बाद में इसका तीसरा जो क्रमिक विकास का चरण है, व्यावहारिक विज्ञान विचारधारा का जन्म। 1940 ईस्वी के दशक के बाद मानवीय संबंध विचारधारा के क्षेत्र का विकास हुआ। अब कई विद्वान मानने लगे कि मनुष्य केवल सामाजिक आवश्यकताओं से प्रेरित होकर कार्य नहीं करता है, बल्कि वह स्वयं को मानसिक एवं भावनात्मक तथा आत्म विकास की आवश्यकताओं से प्रेरित होकर कार्य करता है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक कर्मचारी की उत्पादकता अपनी आवश्यकताओं से प्रभावित होती है। इसको प्रतिपादित करने वाले विद्वानों में अब्राहम मैस्लो का नाम उल्लेखनीय है। इस हेतु उन्होंने आवश्यकता अनुक्रम का विकास किया है, यानी नीड हायरार्की का विकास किया। बाद में हर्जवार विक्टर होम ने भी मानवीय आवश्यकताओं का आधार पर मानवीय व्यवहार का अध्ययन किया। इस तरह से प्रबंध विचारधारा के इतिहास के फेज सेकंड में हमने व्यावहारिक विज्ञान विचारधारा का युग जो 1930 से और वर्तमान तक है के बारे में इसके 3 चरणों में इसके विकास का अध्ययन किया है। और आज के लिए ही इतना ही। धन्यवाद।